नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पुष्कर सिंह धामी फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। देहरादून में सोमवार शाम को हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी विधायक दल की बैठक में मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 70 सीटों वाले उत्तराखंड में 47 सीटों पर जीत मिली, लेकिन उसके मुख्यमंत्री के चेहरे पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। इस वजह से पार्टी ये तय नहीं कर पा रही थी कि किस नेता को इस पद पर बैठाया जाए। आखिरकार पार्टी ने धामी को ही इस पद पर बैठाया है। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन हो, इसको लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बीते 10 दिनों में उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष से लेकर राज्य के सांसदों, बड़े नेताओं से रायशुमारी की थी। गोवा में भी मुख्यमंत्री पद के नाम पर आज सहमति बन गई। प्रमोद सावंत एक बार फिर से गोवा के मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे के नाम की अटकलों पर विराम लग गया और सावंत लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री होंगे। ये फैसला चुनाव के नतीजे आने के 11 दिनों बाद लिया गया। 40 सीटों वाले गोवा में बीजेपी ने 20 सीटों पर कब्जा जमाया है। इसके अलावा बीजेपी को एमजीपी के 2 विधायकों और 3 स्वतंत्र विधायकों का भी समर्थन हासिल। एन बीरेन्द्र सिंह ने सोमवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। वो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में बीरेन्द्र सिंह के साथ उनके मंत्रिमंडल के 5 सदस्यों को भी शपथ दिलाई गई है। द कश्मीर फाइल्स पर लगातार विवाद जारी है और फिल्म राजनीतिक चर्चा में भी आ गई है। हालांकि फिल्म कमाई के मामले में अच्छा कर रही है। अब इस फिल्म को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, कैसी फिल्म है द कश्मीर फाइल्स? अगर कोई प्रगतिशील सरकार सत्ता में होती तो इरिगेशन फाइल्स यानी सिंचाई फाइल्स, इकोनॉमिक फाइल्स बननी चाहिए थी। कौन द कश्मीर फाइल्स चाहता है? दिल्ली में कश्मीरी पंडितों का कहना है कि कुछ लोग ये वोट के नाम पर कर रहे हैं, हमें कोई मदद नहीं मिलती है। केसीआर ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र किसानों के मुद्दे को नजरअंदाज करने के लिए द कश्मीर फाइल्स को प्रमोट कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच शिखर वार्ता को उपयोगी बताते हुए कहा है कि दोनों के बीच यूक्रेन युद्ध और चीन पर भी चर्चा हुई। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि शिखर सम्मेलन एक बहुत ही उपयोगी, रचनात्मक और विचारों वाला था। यह शिखर सम्मेलन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मौजूद घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है। साथ ही इस द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दोनों प्रधानमंत्री कृत संकल्प हैं। भारत के विदेश मंत्री हर्षवर्धन श्रृंगला ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की भारत की विदेश नीति की सराहना करने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, यह कहना कि एक व्यक्ति ने हमारी प्रशंसा की है तो यह गलत होगा। प्रधानमंत्री के स्तर पर विदेश नीति के मोर्चे पर हमने जो पहल की है उसकी सराहना हमें दुनिया भर से मिली है। हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत का रिकॉर्ड खुद बोलता है। बता दें, रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की थी। इमरान ने कहा था, मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, उन्होंने हमेशा आज़ाद विदेश नीति रखी। क्वाड के अंदर अमेरिका के साथ अलायंस है और अपने आप को भी न्यूट्रल कहता है। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि प्रतिबंध लगे हुए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों के लिए है। कृषि कानूनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकतर किसान संगठनों ने तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया था। इन कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर्स पर 1 साल तक आंदोलन चला था और किसानों के जबरदस्त विरोध के कारण मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा था और उसने कृषि कानून वापस ले लिए थे। कृषि कानूनों को लेकर विवाद बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से 3 सदस्यों की ये कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी में किसान नेता अनिल घनावत, कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी भी थे। अनिल घनवत ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, यह रिपोर्ट किसानों और नीति निर्माताओं के लिए बेहद अहम है और इसलिए उन्होंने इसे लोगों के बीच में रखने का फैसला किया है। बीजेपी और महाविकास अघाड़ी सरकार के बीच पहले के मामले शांत भी नहीं हुए हैं कि अब एक नया मुद्दा सामने आ गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि पहले की बीजेपी सरकार में कथित भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की जाएगी। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के मुखिया देवेंद्र फडणवीस थे। उस सरकार में शिवसेना भी गठबंधन में शामिल थी, लेकिन चुनाव बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने सोमवार को विधान परिषद को बताया कि महाराष्ट्र सरकार पूर्ववर्ती बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू की गई प्रज्वला योजना के कार्यान्वयन में धन के कथित दुरुपयोग की जांच के लिए एक समिति का गठन करेगी। प्रज्वला योजना 2019 में तत्कालीन सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच कानूनी मामलों, सामाजिक और वित्तीय ज्ञान के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी ने ईडी के द्वारा भेजे गए ताजा समन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ईडी की ओर से यह समन पश्चिम बंगाल में हुए कथित कोयला घोटाले को लेकर भेजा गया है। इस ताजा समन में अभिषेक बनर्जी और रुजिरा से 21 और 22 मार्च को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया है। इससे पहले अभिषेक और उनकी पत्नी ईडी के समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट भी गए थे और ये अपील की थी कि वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और उन्हें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली नहीं बुलाया जाना चाहिए। भारत में 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को बूस्टर डोज लग सकती है। अब तक बूस्टर डोज वरिष्ठ नागरिकों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही लगाई जा रही थी। कोरोना के मामले हालांकि भारत में काफी कम हो गए हैं, लेकिन चीन में जिस तरह एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़े हैं, उससे भारत में भी चिंता बढ़ने लगी है। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही इसे लेकर राज्यों को आगाह किया है। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार का संकट बढ़ता जा रहा है। इतने सारे मसले एक साथ खड़े हो गए हैं कि राजनीतिक दल से लेकर वहां की आवाम तक गुमराह हो गई है। सरकार का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। इमरान खान की सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से यह सलाह देने के लिए कहा कि क्या वो अविश्वास मत से पहले प्रधानमंत्री इमरान खान की सत्तारूढ़ पार्टी से असंतुष्टों को आजीवन अयोग्य ठहराने की मांग कर सकती है। सरकार का ये पूछना बताता है कि हालात कहां तक पहुंच गए हैं। अदालत इस पर 24 मार्च को सुनवाई करेगी। विपक्षी दलों ने इसी महीने एक प्रस्ताव पर सरकार को फंसा दिया है। पाकिस्तान राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर सकता है। पाकिस्तान का कानून कहता है कि अगर सांसद अपनी पार्टी के खिलाफ मतदान करते हैं तो वो अपनी सीट खो सकते हैं, लेकिन खान की सरकार का लक्ष्य ये पता लगाना है कि क्या ये वोट डालने से पहले भी लागू होता है। बता दें, पाकिस्तान में सत्तारूढ़ दल पीटीआई के 2 दर्जन से अधिक सांसद उसके विरोध में जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ वोट कर सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। यूक्रेन के शहर मारिपोल में रूस लगातार हमले कर रहा है। इस बीच यूक्रेन ने इस इलाके में समर्पण करने से इनकार कर दिया है। रूस ने स्थानीय समयानुसार शाम 5 बजे तक यूक्रेन को इस इलाके में समर्पण के लिए कहा था। बता दें, मारिपोल में पिछले 2 सप्ताह से लगातार बमबारी जारी है। शहर में लगभग 3 लाख लोग खाना, पानी और बिजली के अभाव में फंसे हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चीन को लेकर भी चर्चा लगातार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चीनी राष्ट्रपति से घंटों तक बातचीत करने के बाद अब अमेरिका में चीन के राजदूत ने कहा कि चीन रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में हथियार या गोला बारूद के जरिए कोई मदद नहीं करने वाला है। साथ ही चीन दोनों देशों के बीच जारी संकट को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शी जिनपिंग के साथ बातचीत में ये बात दोहराई थी कि अगर चीन रूस के युद्ध में मदद करता है, उसे सैन्य साजो सामान देता है, तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। रूस और यूक्रेन के बीच चीन को लेकर भी चर्चा लगातार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चीनी राष्ट्रपति से घंटों तक बातचीत करने के बाद अब अमेरिका में चीन के राजदूत ने कहा कि चीन रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में हथियार या गोला बारूद के जरिए कोई मदद नहीं करने वाला है। साथ ही चीन दोनों देशों के बीच जारी संकट को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शी जिनपिंग के साथ बातचीत में ये बात दोहराई थी कि अगर चीन रूस के युद्ध में मदद करता है, उसे सैन्य साजो सामान देता है, तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। यूक्रेन संकट के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति पोलैंड का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि नेटो और यूरोपीय संघ के सहयोगियों के साथ बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार को पोलैंड का दौरा करेंगे। इस दौरान वो इस बात पर चर्चा करेंगे कि अमेरिका अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ रूस के हमले के कारण यूक्रेन में पैदा हुए मानवीय और मानवाधिकार संकट पर किस तरह प्रतिक्रिया दे रहा है। वहीं बुधवार को बाइडेन नेटो और यूरोपीय परिषद के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रसेल्स जा रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।